नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 9 से लेकर 10 दिसंबर 2021 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विस्तृत व्याख्या के साथ और इसके साथ ही स्टैटिस्टिक्स जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग सभी इस टॉपिक से अवगत भी हैं। हाल ही में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत का निधन किस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, Mi-17V5 हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत के साथ ही आर्मी वाइफ्स डिफेंस वेलफेयर की जो अध्यक्ष थी मधुलिका रावत, उनका भी निधन हो गया है। इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग थे जिसमें से 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और विंग कमांडर वरुण अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो देख लेते हैं इसे सिलसिलेवार। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में Mi-17V5 हेलीकॉप्टर बुरी तरह से क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित कुल 14 लोग सवार थे जिसमें से 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। 8 दिसंबर को वेलिंगटन के में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे जनरल बिपिन रावत और इसी दौरान 90 किलोमीटर की यात्रा करते समय ये दुर्घटना घटित हो गई। ब्रिगेडियर, इसमें जो लोग शामिल थे, ब्रिगेडियर LS लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर K सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर A प्रदीप और हवलदार सतपाल इसमें शामिल थे। ओके, इन सभी लोगों की मृत्यु इस दुखद घटना में हो गई है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, उनकी बॉडी हादसे में बुरी तरह से झुलस गई है और उनका इलाज अभी चल रहा है बेंगलुरु में। ओके, तो ये दुर्घटना के शिकार हुए थे। देख लेते हैं हम देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बारे में। तो इनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आर्मी में एंट्री इन्होंने एनडीए के जरिए 1978 में ली। आर्मी चीफ ये कब बने? दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019, 3 वर्षों तक रहे और पहले सीडीएस बने थे ये देश के। तो 1 जनवरी 2020 को ये देश के पहले सीडीएस बने थे और इनको महत्वपूर्ण रूप से जो आर्मी का ये आधुनिकीकरण कर रहे थे उसके लिए इन्हें जाना जाता है। जनरल बिपिन रावत देश के सीडीएस के रूप में सबसे बड़े मिलिट्री रिफॉर्म्स को संचालित कर रहे थे, अर्थात थिएटर कमांड बनाने के ऊपर कार्य कर रहे थे। जनरल बिपिन रावत एकीकृत थिएटर कमांड पर तीनों सेनाओं के बीच आम सहमति बताने की दिशा में काम कर रहे थे, जो आजादी के बाद से भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा पुनर्गठन होगा। लगभग 5 थिएटर कमांड बनाए जाने हैं जिसमें तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप हो, जहां तुरंत एक्शन लेने पर एक सटीक जवाबी कार्यवाही किसी भी दिशा में की जा सके। हाल ही में जनरल बिपिन रावत ने चीन को सबसे बड़ा दुश्मन और पाकिस्तान को एक दुष्ट राष्ट्र कहा था। तो देखिए, इस दुर्घटना के पीछे यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दुर्घटना कोई साजिश हो सकती है, लेकिन वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर था उसमें ये दुर्घटना घटित हुई है। तो वायुसेना के द्वारा कहा गया है कि अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा, ना ही किसी तरह की अफवाहें फैलाई जाए। वायुसेना इस पर क्या कर रही है? कार्यवाही कर रही है। एक समिति गठित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो अपना वक्तव्य दिया था उसमें बताया गया है कि एक सेना कमेटी गठित की गई जो इस हादसे की जांच करेगी और इससे जुड़े हुए सभी मुद्दों पर सरकार और जनता को अवगत कराया जाएगा। ओके, तो देखने की बात होगी। अब देखिए, सीडीएस की पोस्ट जो होती है ये नई है, भारत में पहली बार गठित हुई थी, तो क्या इसके अभी कोई ज्यादा सटीक नियम नहीं बनाए गए थे। ओके, तो जो 4 स्टार रैंक के आर्मी चीफ होते हैं, आर्मी चीफ ही होते हैं। अभी कौन है? NM नरवणे हैं। तो
ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हो सकते हैं अगले सीडीएस। देखना होगा कि कब तक ये कौन बनता है या कौन नहीं बनता है। सरकार के प्रधान सैन्य सलाहकार होता है सीडीएस। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की कमान नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं होगा कि आर्मी चीफ, वायुसेना और फिर आपके जो नौसेना है, इनके जो प्रमुख होते हैं उनको कमान नहीं करता है। हाँ, उनकी सलाह पर काम जरूर कर सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। युद्ध की रणनीति और प्लान बनाना। रिटायरमेंट की एज कितनी थी सीडीएस की? 65 थी। सीडीएस का पद कारगिल युद्ध के बाद सुब्रमण्यम कमेटी के द्वारा, याद रखिएगा कमेटी का नाम, द्वारा दिया गया था। इस समिति ने कहा था कि कारगिल युद्ध के दौरान तीनों सेनाओं के तालमेल में कमी पाई गई और सही कोऑर्डिनेशन के लिए तीनों सेनाओं के ऊपर एक पद होना चाहिए जो तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित कर सके। और इसीलिए कौन सा पद सृजित किया गया था? सीडीएस पोस्ट। सीडीएस रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद धारण नहीं करेंगे। रिटायरमेंट के 5 वर्ष बाद तक कोई प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकते थे। वेतन तथा सुविधाएं आर्मी चीफ के बराबर ही होती हैं। ओके, सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुखों की स्थायी समिति के अध्यक्ष होते हैं। विभिन्न ऑपरेशन, ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आदि के मामले में तीनों सेनाओं को एक साथ लाने का कार्य करेगा कौन? सीडीएस। रक्षा मंत्री के लिए वार्षिक योजनाओं का प्लान तैयार करना जो तीनों सेनाओं की आवश्यकताओं से संबंधित होती है। मतलब अगर सेना का आधुनिकीकरण करना है और विश्व की 4थी सबसे बड़ी सेना है भारतीय सेना, तो इसको पूरी तरीके से मॉडिफिकेशन करना था, पूरी तरीके से इसे उन्नत बनाना था। तो ये काम किया जा रहा था सीडीएस के द्वारा और कंटिन्यू ये किया जाता रहेगा। सीडीएस देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर रक्षा मंत्री को सलाह देगा। सैन्य मामलों का एक विभाग बनाया गया है जिसके चीफ कौन होते हैं? सीडीएस होते हैं। यह पद लंबे समय तक खाली नहीं रखा जाता। जल्द ही इस पद पर नई नियुक्ति सरकार की ओर से किए जाने की बात कही गई है। सरकार की ओर से 1 हफ्ते के अंदर क्या कहा गया है कि इस पर नए सीडीएस की नियुक्ति होगी। और सरकार ने यह भी कहा गया है कि परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर जो वरीयता है या सीनियरिटी है, ये किसी भी मुद्दे को नहीं देखा जाएगा। जो भी सरकार की दृष्टि में सही होगा उस पर सरकार तुरंत फैसला लेकर नए सीडीएस को नियुक्त करेगी। ओके, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए, यहाँ हम बात कर लेते हैं Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के बारे में, जो दुनिया के सबसे उन्नत और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। और इसी हेलीकॉप्टर से क्या हुई है? दुर्घटना घटित हुई है। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर रूस में निर्मित ट्विन टरबाइन इंजन मल्टीपर्पस हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण कजान हेलीकॉप्टर नाम की कंपनी ने किया है या उसे बनाया है। Mi-8 हेलीकॉप्टर का ये उन्नत वर्जन है। इसका उपयोग हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्टेशन, वीवीआईपी मूवमेंट और रेस्क्यू मिशन के दौरान किया जाता है। भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो सभी यहाँ जहाँ भी आना जाना होता है तो वो Mi-17V हेलीकॉप्टर का ही उपयोग करते हैं। फरवरी 2016 में रूस से 151 Mi-17V हेलीकॉप्टर लिए थे। दुनिया के सबसे उन्नत हेलीकॉप्टरों में से एक है। इसकी अधिकतम रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी स्टैंडर्ड रेंज 580 किलोमीटर अर्थात एक बार में 580 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। अधिकतम 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसका वजन 7479 किलोग्राम है। आर्मी के लिए यह 3 क्रू मेंबर के साथ 36 सैनिकों को ले जा सकता है, इतनी इसकी क्षमता है। और 36,000 किलोग्राम का यह भार वहन कर सकता है। मतलब इसके वेट के अतिरिक्त भी ये 36,000 किलोग्राम भार लाने ले जाने में सक्षम है। कौन? Mi-17V हेलीकॉप्टर। तो ये हेलीकॉप्टर संबंधित पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए विराट कोहली के स्थान पर नए कप्तान किसे बनाया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को बीसीसीआई के द्वारा वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए कप्तान बना दिया गया है। बीसीसीआई ने वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए विराट कोहली के स्थान पर नए कप्तान के रूप में रोहित शर्मा को चुना है। विराट कोहली अब टेस्ट क्रिकेट के कप्तानी करेंगे। टेस्ट मैच के लिए उप कप्तान भी कौन बनेंगे? रोहित शर्मा ही बना दिए गए हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये सौरभ गांगुली हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा में रेपो रेट बदलाव नहीं किया है। वर्तमान में रेपो दर कितनी है? तो वर्तमान में रेपो दर कितनी बताई गई है? तो ये है आपकी 3.53
3.35%। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। वर्तमान में रेपो दर 4% है। आरबीआई जिस दर पर अन्य बैंकों को कर्ज देती है उसे क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। ओके, और बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास अपना पैसा रखते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट 3.5% है। जब कोई बैंक आरबीआई के पास अपना धन जमा करता है उसे जिस दर पर जमा करता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MCF कितनी है वर्तमान में? 4.2% है। आरबीआई के द्वारा जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान जो व्यक्त किया गया है 2021-22 के लिए वो है 9.5%। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय बन गई हैं अब NHAI की नई अध्यक्ष। ओके, तो अलका उपाध्याय को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा परसिवेरेंस। किसको चुना है? परसिवेरेंस शब्द को चुना है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में परसिवेरेंस शब्द को चुना है। परसिवेरेंस एक रोबोट का नाम है जो मंगल ग्रह पर 18 फरवरी 2021 को भेजा गया था। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर इंजेनिटी भी भेजा गया था। परसिवेरेंस रोवर मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश करने के लिए भेजा गया है। परसिवेरेंस शब्द की पूरे वर्ष भर बहुत ज्यादा चर्चा रही, इसलिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। याद रखेंगे परसिवेरेंस। हाल ही में अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी AMS ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी गणितज्ञ को ऑपरेटर थ्योरी में सिप्रिशियन फोयस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा B, निखिल श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय मूल के गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी AMS के द्वारा ऑपरेटर थ्योरी में सिप्रियन फोयस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के तहत $5,000 पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। गणित के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। निखिल श्रीवास्तव कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भी अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस पड़ोसी देश ने 6 दिसंबर 2021 को मैत्री दिवस फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के द्वारा 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के 50 वर्ष पूरे होने पर मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता से 10 दिन पूर्व अर्थात 6 दिसंबर 1971 को औपचारिक रूप से बांग्लादेश को एक देश के रूप में भारत ने स्वीकार करने का फैसला किया था। इसलिए प्रति वर्ष अब 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश अभी चर्चा में था कि जो इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक समिट था उसमें अमेरिका ने बांग्लादेश को नहीं बुलाया था। ओके, तो ये चर्चा में था और अभी कुछ सैंक्शन की लिस्ट जारी की है अमेरिका द्वारा, उसमें बांग्लादेश पर भी कुछ सैंक्शन लगाए गए हैं। तो बांग्लादेश इसलिए भी चर्चा में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला अरब देश बना है जिसने अपना कार्य सप्ताह घटाकर 4.5 दिन करने का फैसला किया? मतलब जो वर्किंग डे भारत में होता है ना, मंडे टू सैटरडे जो होता है, उसे कितना कर दिया गया है? कहाँ पर? अरब देश में। तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से इसमें अब 4.5 दिन का कर दिया। मतलब मंडे से जो फ्राइडे हाफ रहेगा उस तक ही वहाँ के लोगों का ऑफिस का काम होगा। मतलब कहाँ पर? अभी सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में। ओके, प्राइवेट सेक्टर में करने के लिए भी UAE की गवर्नमेंट अभी बात कर रही है। ओके, तो ये दुनिया का पहला देश बन गया है जहाँ मात्र एक हफ्ता में 4.5 दिन ही आपको काम करना होगा।
हाल ही में यूएई संयुक्त अरब अमीरात विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जहां कार्य सप्ताह घटाकर 4.5 दिन कर दिया गया है। यूएई की सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की गई है और यह जो प्लान है ये 1 जनवरी 2022 से मतलब अगले साल से ये लागू हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? तो हर वर्ष नागरिक उड्डयन जो दिवस है ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। प्रति वर्ष पूरी दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास में नागरिक उड्डयन की भूमिका के प्रति जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को ही हम मनाते हैं आर्म फोर्स डे, ओके, सशस्त्र बल झंडा दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1996 में इस दिवस की घोषणा की गई थी। वर्ष 2021 की थीम क्या है? वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। थीम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुस्तक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? विमोचन की बात हो रही है तो ये किया गया है, हमारा राइट आंसर होगा वी.एम. वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति। हाल ही में पुस्तक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक गौतम चिंतामणि है। कौन है लेखक? गौतम चिंतामणि। इस पुस्तक में भारतीय राजनीति के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने की विभिन्न परिस्थितियों और घटनाक्रम का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना की ट्राई सर्विस इंक्वायरी का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को बनाया गया है ट्राई सर्विस इंक्वायरी का प्रमुख। हाल ही में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर घटना की जांच के लिए ट्राई सर्विस इंक्वायरी गठित की गई है, जिसके प्रमुख मार्शल मानवेंद्र सिंह होंगे। एयर फोर्स ट्रेनिंग कमांड के कमांडिंग चीफ मानवेंद्र सिंह हैं वर्तमान में। ट्राई सर्विस अर्थात आर्मी, नेवी, एयर फोर्स तीनों इस इंक्वायरी में शामिल होंगे। इस समिति के नेतृत्व मानवेंद्र सिंह करेंगे। क्योंकि ये वायुसेना के जहाज में घटना घटित हुई थी तो इसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से कारण रहे, और अब ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो गया है तो ब्लैक बॉक्स के माध्यम से पूरी घटना की जांच की जाएगी, क्योंकि इस दुर्घटना पर बहुत ज्यादा संदेह व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, यहाँ देख लेते हैं। यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दी है कि एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी गठित की जाएगी इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स की खोज प्रारंभ हुई, जो दुर्घटना के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में की गई, जिससे ब्लैक बॉक्स बरामद किया जा चुका है। ये होता है ब्लैक बॉक्स, ओके। ये स्टील या टाइटेनियम से बना होता है। तो देख लेते हैं, ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम या स्टील से बना एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है। जब कोई भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन क्रैश होता है तो जांचकर्ता को ब्लैक बॉक्स से काफी मदद मिलती है। इस नारंगी रंग के ब्लैक बॉक्स में देखो नारंगी कलर होता है, लेकिन बोला क्या जाता है ब्लैक बॉक्स, ओके। और इसका कलर नारंगी क्यों रखा गया है? कि जब भी दुर्घटना हो तो ये इजीली विजिबल हो सके। ब्लैक बॉक्स में 2 महत्वपूर्ण डिवाइस होते हैं, जिसमें से एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा डिजिटल फ्लाइट रिकॉर्डर होता है। इस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दुर्घटना के 30 मिनट पहले या 2 घंटे पूर्व की रिकॉर्डिंग होती है। क्रू मेंबर ने आपस में क्या बातचीत की, हेलीकॉप्टर में जो यात्री होते हैं, जो जो लोग होते हैं, उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई, तो ये सारी जानकारी इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो होता है, इसमें 2 मोड होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस मोड और एक होता है ऑन ऑफ मोड। जो कंटिन्यूअस मोड होता है, इसमें हेलीकॉप्टर की स्पीड, एल्टीट्यूड, ऊंचाई तथा किस दिशा में जा रहा था हेलीकॉप्टर, इंजन की पावर क्या थी, ये सारी जानकारी किसमें होती है?
कंटिन्यूअस मोड में प्राप्त होती है। ऑन ऑफ मोड यह तभी ऑन होता है जब फ्लाइट में कुछ असामान्य घटना होती है। ओके, तो ये भी याद रखेंगे। ये देखिए, ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये जनरली कहाँ लगा होता है? ये जो पूंछ होती है हेलीकॉप्टर की, पिछला भाग जो होता है यहाँ पर इसे लगाया जाता है, क्योंकि जब भी कोई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो ये जो आगे वाला भाग है यही क्षतिग्रस्त होता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो हाल ही में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर घटित हुआ था, तो ये इसका पिछला जो भाग था ये क्या हो गया था? बच गया था, है ना। तो यहीं पर क्या होता है, इस ब्लैक बॉक्स को फिट किया जाता है और कुछ गड़बड़ होने पर यह फ्लाइट हेलीकॉप्टर के उन अंतिम क्षणों को रिकॉर्ड करने लगता है। यह लंबे समय तक हाई टेम्परेचर झेल सके, ऐसा इसे बनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन पड़ोसी देशों ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने शीर्ष आर्मी ऑफिसर भेजे हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के द्वारा भेजे गए हैं। हाल ही में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सरकार ने अपने शीर्ष आर्मी ऑफिसर भेजे हैं। श्रीलंका के सीडीएस शिवेंद्र सिल्वा और पूर्व सीडीएस भी शामिल हुए। जो श्रीलंका के पूर्व सीडीएस थे वो जो हमारे सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत के साथ सेम कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी। ओके, जो इंडियन डिफेंस कॉलेज है वहां पर 2017 में नेपाली सेना के द्वारा जनरल बिपिन रावत को मानद पद, नेपाल की सेना के जनरल का मानद पद से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। श्रीलंका, बांग्लादेश से 3 स्टार जनरल यहाँ शामिल हुए। नेपाल की आर्मी के अध्यक्ष जनरल प्रभुराम शर्मा और लेफ्टिनेंट जनरल बालकृष्ण कार्के को भी यहाँ भेजा गया था। भूटान ने रॉयल भूटान आर्मी के डिप्टी चीफ कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर दोरजी रेंगचेंग को भेजा था। तो इन तीनों देशों के जो टॉप लेवल के जो अधिकारी थे उनको भेजा गया था। कहाँ पर? सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार हुआ था नई दिल्ली में, वहां पर। इसके साथ ही कई देशों के जो अधिकारी थे, जो उच्चायुक्त थे, वो सभी यहाँ पर पहुंचे थे। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर निम्न में से कौन बन गए? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, ओलाफ स्चोल्ज बन गए हैं क्या जर्मनी के नए चांसलर। तो यहाँ मैप में आप देख सकते हैं जर्मनी को। ओके, लोकेशन आपको हर कंट्री की पता होनी चाहिए, जिससे कभी उस देश के पड़ोसियों के बारे में पूछा जाए तो हमें आना चाहिए। जर्मनी की कैपिटल क्या है भाई? बर्लिन है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, ना कि ऑस्ट्रेलिया, क्या है? ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, ठीक है, बेल्जियम, ये सभी क्या हैं? बेल्जियम के पड़ोसी देश हैं। हाल ही में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के स्थान पर ओलाफ स्चोल्ज बन गए हैं क्या जर्मनी के। जो राष्ट्र हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है वही जर्मनी में चांसलर के नाम से जाना जाता है। तो जर्मनी की जो एंजेला मर्केल थी ये पिछले 16 वर्षों से क्या थी? जर्मनी की चांसलर थी। एक बहुत ही बड़ा समय होता है 16 वर्ष। ओके, तो नए चांसलर ओलाफ बने हैं और इनके बनने को जर्मनी में नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। यह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य, इन्होंने भी 3 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई है। इन्होंने भी का मतलब ये है कि जो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल थी, इन्होंने भी 3 दलों के गठबंधन से वहां सरकार बनाई थी। तो याद रखिएगा जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ को। क्लियर है? नेक्स्ट है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, संजीव मेहता बन गए हैं फिक्की के नए अध्यक्ष। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष संजीव मेहता बन गए हैं। 18 दिसंबर 2021 से यह पद संभालेंगे और उदय शंकर का स्थान लेंगे, क्योंकि संजीव मेहता से पहले फिक्की के अध्यक्ष कौन थे? उदय शंकर थे। संजीव मेहता हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ओके, क्या है? अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं ये आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। अब ये फिक्की के अध्यक्ष बन गए हैं। फिक्की देश के विभिन्न उद्योग संगठनों का एक फेडरेशन है और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
केन बेतवा रिवर इंटरलिंक जो परियोजना है इसके लिए 44,605 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। यह प्रोजेक्ट निम्न में से किन राज्यों में पूरा होगा? तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपको पहले एक चीज बता देती हूँ कि इस पर हमारी सेपरेट वीडियो है, आप लोग उस सेपरेट वीडियो को जाकर देखिए, वहां आपको डिटेल में ये पूरी की पूरी परियोजना समझाई गई है। यहाँ देख लेते हैं, ये है आपकी केन बेतवा लिंक परियोजना। ओके, तो ये यहाँ से आपकी केन रिवर है, ओके, और ये बेतवा रिवर है। इन दोनों के मध्य ये प्रोजेक्ट किया जाएगा और ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जिसके तहत केन बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा। ओके, हाल ही में केन बेतवा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत 44,605 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत केन और बेतवा नदी के मध्य 176 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य स्थापित की जाएगी। इसे देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना भी माना जा रहा है। यह एक केंद्रीय योजना है क्योंकि 90% इसका जो खर्च होगा, जो लागत आएगी, वो केंद्र वहन करेगा और 10% राज्य मतलब एमपी और यूपी वहन करेंगे। इस प्रोजेक्ट को लगभग 8 सालों में बनकर तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में केन नदी का पानी उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, चौथे स्थान पर रहा है भारत। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान चौथा रहा है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्तिशाली देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता वाले देशों में प्रथम स्थान यूएसए का रहा है। दूसरा तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः चाइना और जापान है। पांचवा और चौथे स्थान पर तो इंडिया है ही। पांचवा, छठा, सातवां स्थान रशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया का आता है। सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड क्रमशः 8वें, 9वें और 10वां स्थान इस इंडेक्स में रखते हैं। इस इंडेक्स के 8 मानक हैं जिनके आधार पर एशिया पावर इंडेक्स तैयार किया जाता है। ओके, तो कौन कौन से हैं ये 8? आर्थिक संसाधन, इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज, सैन्य ताकत, मिलिट्री कैपेबिलिटीज क्या है, लचीलापन, रेजिलियंस कितना है उस देश की शक्तियों में, भविष्य के संसाधन, फ्यूचर रिसोर्स कितने हैं उस देश के पास, आर्थिक संबंध कैसे हैं उसके दूसरे देशों के साथ, रक्षा नेटवर्क कैसा है, डिफेंस डील कैसी होती है या डिफेंस समझौते कैसे हैं उस देश के दूसरे देशों के साथ, राजनयिक प्रभाव, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखा गया है और सांस्कृतिक प्रभाव भी देखा जाता है। तो इन 8 मानकों पर एशिया पावर इंडेक्स तैयार किया जाता है लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल आर्म फोर्स डे। तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ओके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को। ओके, अंतर्राष्ट्रीय जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सार्क चार्टर्ड दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी, 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर 1985 को सार्क संगठन का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में संपन्न हुआ, जहां सार्क चार्टर्ड को इसके सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था। सार्क देशों के अंतर्गत बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, मालदीव, श्रीलंका, ये 8 देश आते हैं। ओके, सार्क की अध्यक्षता वर्तमान में नेपाल के पास है। सार्क का सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। अब हम देख लेते हैं डेली पॉइंट टू पॉइंट और स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन। 100% हर घर जल वाला राज्य बना है गोवा। देश का पहला वाटर प्लस शहर बना है इंदौर। और गोवा को आपको याद रखना है, ये देश का पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता है। मतलब संविधान का जो आर्टिकल 44 है वो गोवा में लागू होता है, अनुच्छेद 44। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में
कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं। और 8वीं अनुसूची जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 को, तब इसमें 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं थी, जबकि वर्तमान में 22 हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 139 है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये कर्नाटक में सरवती नदी पर है। इसे ही गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। ओके, 2021 का बुकर पुरस्कार किसको मिला है? डिमोन गुलगट को मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और वर्तमान में कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए मैं ये बता देती हूँ, शशिकांत दास है। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, INS ध्रुव है। किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर्ड अवार्ड मिला है? तो ये मिला है INS हंस को। और किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को मिला है। कमेंट सेक्शन में बताइए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम। अरब सागर में उत्पन्न हुए चक्रवात ताउते का नाम किस देश ने रखा था? तो ये म्यांमार के द्वारा रखा गया था। ओके, और अभी हाल ही में जो जाबात तूफान आया था, ओके, आप ये लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका नाम किस देश ने रखा है। विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड स्किल डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। विश्व योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, 8 मई और 9 अक्टूबर को। किस महीने को कैंसर जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है? तो फरवरी को। ओके, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो ये 4 फरवरी को मनाते हैं। और विश्व जो वर्ल्ड चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। दोनों को याद रखिएगा। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल बने एल गणेशन। किस राज्य में ओणम उत्सव मनाया जाता है? केरल। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने किसे सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो TM भसीन, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के कमिश्नर हैं, उन्होंने इन्हें नियुक्त किया है। किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में हाउस बोट पर ATM खोला है? SBI ने। किस राज्य के नारायण कोटि मंदिर को धरोहर गोद ले परियोजना में शामिल किया गया? उत्तराखंड के। किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला रोविंग सिनेमा हॉल खोला गया है? तो ये लद्दाख में खोला गया है। किस शहर के नगर निगम को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? तो विशाखापट्टनम नगर निगम को। किस देश की कंपनी ने कोयले के बिना इस्तेमाल के दुनिया की पहली स्टील बनाई है? तो ये बनाई गई है स्वीडन में, बिना कोयले के इस्तेमाल के। किस राज्य ने आजीविका सहायता योजना शुरू की? मणिपुर ने। और ये जो कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा जिन्हें क्षति हुई है, उन लोगों के लिए योजना शुरू की गई है मणिपुर में। रानी गेडिनेल्यू आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये तामेंगलांग जिला मणिपुर में बनाया जा रहा है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में है? तो ये लोकटक झील में, और ये झील भी मणिपुर में आपको मिलेगी। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोबाम है, इनका संबंध भी मणिपुर राज्य से है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद थे। और समापन समारोह में कौन थी? अवनी लखेरा थी। BSF के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ये पंकज कुमार सिंह बने हैं। जर्मनी में भारतीय राजदूत कौन बने? तो हरीश पार्थव नेनी बने हैं। वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहां प्रारंभ किया? कर्नाटक में प्रारंभ किया। सरकार द्वारा किस नाम से भूस्थानिक नियोजन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये युक्त धारा के नाम से लॉन्च किया गया है। ग्रामीण मंत्री जो हैं, कौन है? गिरिराज सिंह, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? अभय कुमार सिंह को। भारत में सहकारिता मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ? 2021 में। देखिए, नया मंत्रालय है ये, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपके SSC का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी। इसके मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं, उन्हीं के पास इस मंत्रालय का प्रभार है। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लखेरा शूटिंग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में भारत के निकासी मिशन को किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? विदेश मंत्रालय। और विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर है। और विदेश मंत्रालय ने हाल ही में जो हमारा 26
जनवरी को गणतंत्र दिवस का जो प्रोग्राम होगा 2022 में, इसमें 5 मध्य एशियाई देशों को इनवाइट किया गया है। ओके, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये वाली जो कंट्रीज हैं। वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह हैं। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? रूस में हुआ। इसके साथ ही आप याद रखेंगे इंटरनेशनल आर्मी तकनीकी जो आपकी एक वो हुई थी प्रदर्शनी, इसका आयोजन भी रूस में किया गया था। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाएं शामिल है। कौन कौन है? हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, नायका की एमडी और सीईओ फाल्गुनी नायर, और HCL जो है उसकी सीईओ कौन है? रोशनी नादार, इनको शामिल किया गया है, और किरण मजूमदार शाह। ओके, चारों का नाम आप ध्यान रखेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन देश की कौन सी महारत्न कंपनी बन गई? तो 11वीं बन गई है। किसे यंग जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार 2000 जीता है? तो रूपेश गोयल ने जीता है। 2021 के राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो झिली दाल बहड़ा ने जीता है। काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? तमिलनाडु में स्थित है। डिज्नी बायूस के अर्ली लर्न ऐप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये जो भाला फेंक के हैं हमारे नीरज चोपड़ा, इन्हें बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फटाफट से अपना सपोर्ट हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लुटा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ये उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।